ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ऐसे कितने हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेके 1000। 100 से 1000 मतलब कि 1000 के पहले का नंबर 999 होगा और इसका अगला नंबर 101 होगा। इनके बीच के नंबर्स यानी सारे ट्रिपल डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर सब है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे कितने पोजीशन फिल करने होंगे? 1 2 3। ठीक है, क्या रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है? नहीं अलाउड है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है मतलब 100 हमारा इंक्लूसिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 2 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सो 101 से लेके 999 इसमें भी वैसे सब रिपीटेशन हो रहा है, बट आई थिंक आवर फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ दैट कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें एक गलती क्या होती है कि जो डिजिट्स हमें यूज़ करने हैं वो है 1 2 3 4 5। कितने डिजिट्स है टोटल? 6। 3 गायब कर दिया हमने, 3 3 6। तो सिंपल है, यहाँ पे इस पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन हैं? 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है ना, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए 6 ऑप्शन है तो उसमें से एक ऑप्शन 0 भी है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में 0 प्लेस कर दूँ तो क्या वो 3 डिजिट नंबर रहेगा? नहीं रहेगा, यानी 0 आई कांट यूज 0 एज एन ऑप्शन इन द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? हाँ, फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 5। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ पे तो एक ऑप्शन यूज हो गया होगा, तो इन 5 में से एक ऑप्शन यूज हो गया, यानी यहाँ के 4 बचे बस। तो ये एक यूज हो गया होगा तो 4 ही बचे। लेकिन अब सेकंड पोजीशन में मैं 0 यूज कर पाऊंगा। 0 यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है सेकंड पोजीशन के लिए। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन होगा? फिर से 5 होगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन के लिए अब 4 आएगा, क्योंकि अब मेरे 2 डिजिट्स यूज हो गए टोटल 6 में से, अब 4 ही आएगा। समझ आया सबको? पक्का? तो ये कितना हो गया? 20। ठीक है, देखो इन्होंने परम्यूटेशन यूज करके किया है, ये भी समझा देखो कैसे हुआ। ठीक है, हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज किया। एग्जाम में कौन सा यूज करना है? जो तुम्हें ठीक लगे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं। और स्कूल में तो फिर भी आपको फॉर्मूला दिखाना है प्रॉपर्ली कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का लॉजिक क्या है। मेंस के एग्जाम में तो आपको वो भी नहीं दिखाना, सब आपका रफ वर्क है। सिर्फ मार्क्स होते स्कूल में होंगे, सिर्फ मार्क्स जी में नहीं होते ना, एमसीक्यूज होते, सब एमसीक्यू होते, दे डोंट केयर। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह कुछ स्किप करो, सीधा लिखो आंसर। इवेंचुअली आपको मेंस की तैयारी करनी है, स्कूल की तैयारी तो करनी है, बट जो टॉपिक है वो आपके मेंस में भी कवर हो जाएंगे। स्कूल में आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्कूल में स्कोर करने के लिए आपको प्रॉपर स्टेप्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, उन्होंने पहले ये 6 डिजिट यूज़ करके 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर दिया। कैसे होगा? मान लो 0 को कोई इफेक्ट नहीं है, तो 6 मेरे पास टोटल ऑप्शन है। ऑर्डर मैटर करता है इसलिए परम्यूटेशन, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर लिया तो नंबर बदल जाएगा, और इसमें से मैं 3 पिक करूँगा। ठीक है, अभी 0 का इम्पैक्ट क्या है मैं देख नहीं रहा फर्स्ट पोजीशन में। अभी मेरे पास 6 ऑप्शन है, मैंने 3 ऑप्शन यूज़ कर लिए उससे, 6 3 3। अब मैं रियलाइज करता हूँ कि इसमें तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसके 0 फर्स्ट पोजीशन में आएंगे, ऐसे नंबर यूजफुल नहीं है मेरे लिए, तो वैसे नंबर्स में हटा देता हूँ जिसमें 0 फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। उसमें क्या करता हूँ मैं फर्स्ट पोजीशन में 0 फिक्स कर देता हूँ, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, 0 यहाँ पे मैं फिक्स कर दूँगा। अब मुझे सिर्फ 2 पोजीशन भरने हैं 5 नंबर्स में से, 5 P2, 2 पोजीशंस की, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में 0 फिक्स हो गया। ठीक है, सो आप समझो ये जो मेरा अप्रोच है, दिस इज अदर वे राउंड, कि मैंने टोटल डिजिट्स फाइंड कर लिए, फिर मैंने वो वाले नंबर्स फाइंड कर लिए जिसमें डिजिट 0 फर्स्ट पोजीशन में है, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा वैसे नंबर्स जिसमें डिजिट्स फर्स्ट पोजीशन में नहीं है, यानी सारे 3 डिजिट नंबर। ये मेथड आपको याद रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे जिसमें हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा पाओगे, जैसे इसमें तो हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दिया, लेकिन कई सिनेरियोज ऐसे होंगे जिसमें हम डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, उसमें ये वाला अप्रोच लगाना पड़ता है कि हमें क्या नहीं निकालना वो बना लो, उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या निकालना है वो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसको कहते हैं, इस मेथड को नाम होता है, मैं भूल गया उसका नाम, ठीक है, पढ़ाते हुए याद आ जाएगा, कुछ काउंटर मेथड ऐसा कुछ रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। ठीक है, कि आपको क्या नहीं निकालना है वो कैलकुलेट करो, फिर टोटल में से उसको माइनस कर दो तो क्या निकालना है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। 5p2q1 बिकॉज ये वो नंबर्स है जिसमें फर्स्ट पोजीशन में जीरो फिक्स्ड है, मतलब ये सारे टू डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में अगर जीरो फिक्स कर दिया तो ये जो मेरे ऑप्शंस है इसमें जीरो तो यहाँ फिक्स हो गया। अब मुझे बाकी दो पोजीशंस भी भरने हैं, बाकी दो पोजीशंस भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं? हाँ, 5 into 4 ही कर सकते हैं। 5p2 इज 5 into 4, वही मैं कह रहा हूँ। आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो, परम्यूटेशन के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। 5 into 4 भी आप लिख सकते हैं, तो 5p2 से आपको वही आएगा। ठीक है, सो 5 into 4 यही ऑप्शन हो गया क्या? 20, हाँ वही हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये आसान क्वेश्चन होता है, जो अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ हमें स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया नहीं होता, सीधा एक इक्वेशन दिया होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको एक करके दिखाता हूँ मैं। अभी इक्वेशन सॉल्व करने में आपको क्वाड्रेटिक वगैरह की हेल्प लगेगी, तो आई एम अज्यूमिंग कि क्वाड्रेटिक जो बेसिक है वो आप सबको आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो कैसा है। NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 4, दैट्स अ कंडीशन गिवन, दैट्स फाइन, वो हम ध्यान में रखेंगे, बस उसकी यूज नहीं होगा यहाँ पे कहीं पे। NP5 का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, इज दैट फाइन, इक्वल टू 42 टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ? n फैक्टोरियल डायरेक्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 टाइम्स n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए अपना इसको मैं एक्सपैंड करने वाला हूँ। बिफोर एक्सपैंडिंग दिस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जब मुझे 8 फैक्टोरियल एक्सपैंड करना होता है, मैं बेसिकली क्या कर रहा होता हूँ, 8 इंटू क्या लिखता हूँ, विच इज बेसिकली 8 माइनस 1। फिर अगला नंबर क्या होता है? 6, 8 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 3, ऐसे करते करते मैं 1 पे जाकर रुक जाता हूँ, जहाँ पे 1 आंसर आ गया। दैट इज बेसिकली फैक्टोरियल का एक्सपेंशन। अब यहाँ पे तो 8 था तो मुझे अगले नंबर सब पता है, लेकिन यहाँ पे n है तो मुझे अगले नंबर्स नहीं पता होगा, बट इसका मतलब ये नहीं मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसको मैं अभी भी एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कैसे एक्सपैंड करूँगा? इस फैक्टोरियल को फर्स्ट डिजिट होगा n माइनस 3, जो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। अगला डिजिट क्या होगा? इससे एक कम, नहीं 4 फैक्टोरियल नहीं, और एक्सपैंड करना है। कब तक एक्सपैंड करना है? जब तक मैं यहाँ ना पहुँचूँ। ठीक है, यस, n माइनस 3 फर्स्ट, अगला डिजिट ये हो गया, अगला डिजिट हो जाएगा n माइनस 5, बट यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा फैक्टोरियल लगा के। क्यों? बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि RHS में यही बैठा होगा, तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आई इक्वेट इट टू RHS 42 टाइम्स n माइनस 5 फैक्टोरियल। बट अब ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, अब इसमें भी टेंशन नहीं है। इसका क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना दूंगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12, इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ, जो 42 RHS में है इसको LHS में ले आया तो माइनस 42 हो गया, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, 30 मतलब 10 और 3, यानी माइनस 10 प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारे n के वैल्यूज आ गए, लेकिन यहाँ पे कैच है। n क्या है? NP5। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों फॉर्मूलाज में ये n और ये r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता, वो अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए इसको मैं हटा दूंगा आंसर से 10। समझ आया सबको? ये अप्रोच डिफिकल्ट था, आराम आराम से ठंडे दिमाग से करोगे, वीडियो टेक योर टाइम, हो जाएगा आराम से। ठीक है, सो इसका जो सेकेंड पार्ट है ये वाला ट्राई करेंगे। NP4 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 P4 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 5/3।
हो गया सेकंड पार्ट, चल रहा है। नहीं कि नहीं, एक्सपेंशन गलत करो, एक्सपेंशन ठीक से करो। पहले NP4 को ठीक से एक्सपैंड करो, फिर नीचे इसको ठीक से एक्सपैंड करो, या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर एक्सपैंड करो। एक बार मैं बोर्ड पे करूँगा तब देख लेंगे। टेन ये पहला वाला, दूसरे वाले का लिखना। देखो जब ऐसे रेशियो में आता है ना, जनरली आई प्रेफर कि मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम उसमें करूँ, रेशियो ना। वैसे रेशियो में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं अगर पर्सनली करूँ तो मैं रेशियो में कर दूंगा, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई कर करके, तो गलती नहीं होती। स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं, सो आई प्रेफर कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। n-1 p4, ठीक है, ये समझ आए सबको। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 5। ऊपर देखो अब n-1 फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा प्लीज ध्यान से देखिए, n-1 यानी ऊपर वाला ऐसे ही आएगा और साथ में एक -4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, ये ध्यान से कीजिएगा। अब क्या इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं, इसको मैं करूंगा एक्सपैंड 3 इंटू n इंटू n-1 तक। फैक्टोरियल रोक दूंगा क्योंकि ये मैच कर गया RHS में। 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये है n-4 और ये है n-5। किसको एक्सपैंड करना चाहिए? 4 को, क्योंकि 4 को एक्सपैंड करेंगे तो 5 तक पहुंचेगा। तो इसको मैंने लिख दिया n-4 n-5 फैक्टोरियल पे रोक दिया, ये n-5 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब कट कर सकते हैं, ये अब बचा 3n इक्वल टू 5 टाइम्स, इसको मैं RHS में ले जा रहा हूँ n-4। समझ आ रहा है सबको स्टेप? तो 3n इक्वल टू 5n-20, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लाया, 20 इज इक्वल टू 2n, n हो गया, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें अच्छी बात ये होती है आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म नहीं करना होता। हाँ हाँ, वही तो फॉर्मूला है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। ओके, ये कीजिए अब एग्जाम्पल 13 कीजिए। 5 टाइम्स 4PR इक्वल टू 6 टाइम्स
5PR-1. किसको किससे मल्टीप्लाई? नहीं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या पूछा? किससे? देखो 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 21, उसको तुम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को 20 फैक्टोरियल मत कर देना, समझ लो। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करोगे, उसको तुम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। गया? ध्यान से यार, आर की वैल्यू 8 आई है। अच्छा, 4p8 हो सकता है क्या? 4p8 हो सकता है, क्योंकि r हैज टू बी लेस देन n ना, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स में से तुम 8 ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते। एग्जैक्टली, तो 4 में से हम 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। इसका अगर आंसर बड़ा आ रहा है आपका 4 से, देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन जो छोटा है 4 से, n से। ठीक है,
देखिए ये जो सोल्यूशन लिखा है इसमें ना कुछ कुछ स्टेप्स मैंने स्किप करके फटाफट किया है। कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। आपसे ऐसे ही करूँगा कि कुछ कुछ जो ऑब्वियस स्टेप्स हैं उनको स्किप करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको सोल्यूशन? कोई दिक्कत है किसी में? पक्का? गुड, ओके, विल मूव ऑन। ये 5 कैसे? अभी तक मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही नहीं है यहाँ पे। ये 5 कैसा है? इज दैट योर क्वेश्चन? देखो ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को क्या मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? वो 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इसका सिर्फ 5 ऐसे रह जाएगा। ये 6 ऐसे आ गया, ये वाला 5 ऐसे लिखेगा, ठीक है। और ये 5 और ये 5 फिर कैंसिल हो गया। इसको इधर ले नहीं, इसको फिर मैंने नीचे रखा और इसको ऐसे ही रखा, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया और जो वैल्यू है उसे -1 करता रहा, उससे ये 4 - r फैक्टोरियल में आ गया, ठीक है। फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, 8 और 3 आया। गॉट इट? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that the vowels occur together। हाँ, ये अगेन अ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड अप्रोच है, जहाँ पे ऐसे इन्होंने फर्स्ट पार्ट में दिया है कि सारे वॉवल्स एक साथ हो, ठीक है। इसको जिस मेथड से सॉल्व करते हैं इसको कहते हैं ब्लॉक मेथड, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हमें डॉटर से DAUGHTER ये हमारा वर्ड है जिसमें 1 2 3 4 8 लेटर्स हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं? सारे वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितने भी वॉवल्स हैं ना, A, U और E, ये 3 वॉवल्स हैं, इन तीनों को मैं एक साथ लिख दूंगा और इसको एक ग्रुप बना दूंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया D, A, U और E को मैं साथ में ले आया, ठीक है, और GHTR ऐसे लिख दिया। समझ आ रहा है? और ये जो तीनों का ग्रुप है इसको मैंने एक ब्लॉक बना दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक अप्रोच। गॉट इट? तो अगर इसको मैंने ब्लॉक बना दिया तो इसको जो भी मैं मूवमेंट करूंगा ना ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट एक ही साथ मूव होता रहेगा, इसको हम सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो वॉवल्स हैं हमेशा एक साथ ही रहेंगे, जो हमारा इंटेंट है। लेकिन इसमें अब नंबर ऑफ लेटर्स बदल जाएंगे, अब 8 नहीं रहेंगे, हमारा ये एक सिंगल लेटर जैसे बिहेव करेगा ये जो ब्लॉक है। तो अब नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 8 6 हो। समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आई? 6 क्यों हो गए? क्योंकि मैं सबके सब एक साथ ही रख रहा हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं सेग्रीगेट कर ही नहीं रहा हूँ ताकि सारे वॉवल्स एक साथ रहे। ओके, तो 6 हो गए। 6 को 6 पोजीशन में फिट करने के कितने तरीके होंगे? एक, ये दूसरा पूरा, हाँ कंसीडर करना ना, क्योंकि वो भी तो मूव होता रहेगा अरेंजमेंट के साथ। इसको उठा के मैंने एंड में रख दिया, इसको उठा के मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, बीच में रख दिया। वॉवल सब एक साथ ही होंगे लेकिन उनका पोजीशन चेंज होता जा रहा है, तो नया लेटर बन जाएगा, वो नया वर्ड बन जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है मेरे पास और उनको 6 पोजीशन में फिट करने, तो क्या तरीका होगा? 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4। अब तुम्हें ये आदत हो जानी चाहिए कि जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर सारे ऑप्शंस यूज़ करने हैं तो सीधा फैक्टोरियल लगा सकते हैं,
ठीक है। अदरवाइज परम्यूटेशन के तरीके से कैसे कर सकते हैं, 6 ऑप्शन से चूज करना है यानी 6, ऑर्डर मैटर करेगा यानी पी, और कितने सिलेक्ट करने, 6 के 6 ही सिलेक्ट करने यानी 6 पे 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल ये आ गया। तो ये एक तरीका है। या फिर आप पोजीशंस फिल करके करो, फर्स्ट से ऑप्शन 5 4 3 2 1 होगा, ये भी 6 फैक्टोरियल ही रहेगा। तो जैसे ही आपको पता चलेगा किसी भी क्वेश्चन में कि जितने मेरे पास ऑप्शन है सबको रीअरेंज करना है, तो आप सीधा उसके नंबर को फैक्टोरियल कर दीजिए आगे से। तो आगे से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं सीधा फैक्टोरियल लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। बट क्या यहाँ पे खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन? नहीं, क्यों? ठीक है, मैंने सब वॉवल्स को एक साथ रख के इसको सेग्रीगेट ना करते हुए रीअरेंजमेंट कर लिए, तो 6 फैक्टोरियल करेंगे। बट आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो वॉवल्स को भी तो मैं बीच में रीअरेंज कर सकता हूँ। ए यू ई को मैं ए यू ई यू अगर लिख दूँ तो नया वर्ड बन जाएगा पूरा, अगर वॉवल्स को इंटरनली मैंने रीअरेंज कर दिया। अच्छा, इंटरनली रीअरेंज करने का कितना तरीका होगा? सोचो 3 वॉवल्स है, तीनों को एक साथ ही रखना है हमेशा, और उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जब मैंने ब्लॉक करो, अभी वॉवल्स के रीअरेंज करनी सोच रहा हूँ, इन 6 लेटर्स को रीअरेंज किया तो 6 फैक्टोरियल हुआ। क्या मेरा जॉब खत्म हो गया? सब जॉब खत्म हुआ? जॉब खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे वॉवल्स को भी रीअरेंज करना है। तो 6 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? ऐड कब होता है? जब हम और यूज करते हैं। जॉब खत्म नहीं हुआ मतलब 6 फैक्टोरियल एंड लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आगे का भी स्टेप करना है। एंड लिखेंगे साथ में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और एंड का क्या कन्वर्जन होता है? इनटू, ठीक है। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने समझाया वही है, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आता ऐसे ही, और इसमें ये फर्स्ट पार्ट आता ही नहीं, सिर्फ सेकंड पार्ट आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ डॉटर वेयर ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सीधा यही क्वेश्चन आता है। तो आप कैसे करते हो? तो भी हम ऐसे ही करते हैं, इसको काउंटर मेथड कहते हैं। मैं आपको जो पहले बता रहा था ना, क्योंकि ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करने जाएंगे, आप क्या कहेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये वॉवल्स है, फिर आप पोजीशंस आइडेंटिफाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। डू नॉट अगर टुगेदर तो पहले आप क्या करेंगे? एक वॉवल को यहाँ पुट करेंगे, फिर सेकेंड को यहाँ पुट करेंगे, थर्ड को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको फिक्स रखेंगे, फिर इसको यहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसको यहाँ से एक और शिफ्ट यहाँ करेंगे, एक और ऑप्शन, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। उससे बहुत आसान है कि आप डॉटर के टोटल अरेंजमेंट्स बता दो कितने, विदाउट एनी कंडीशन। अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो डॉटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 8 फैक्टोरियल, 8 वर्ड्स हैं, 8 फैक्टोरियल है, कोई रिपीटिशन भी नहीं है। और उससे वो वाले वर्ड्स माइनस कर दो जिसमें वॉवल्स एक साथ आते हैं, तो सारे वही वर्ड्स बच जाएंगे ए यू ई को, ठीक है। तो वो वाले वर्ड्स माइनस कर दो जिसमें तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो उससे वही बचेंगे जिसमें तीनों एक साथ नहीं आ रहे, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आया था वो मैं माइनस कर दूँगा 8 फैक्टोरियल से, ये आपका दूसरे पोजीशन का आंसर हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पहले आपने इस केस में इसका आंसर निकाल दिया था, तो सेकंड में इसमें क्या करेंगे? सीधा सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट नहीं दिया होता तो भी आपको ये निकालना पड़ता। व्हाट माई पॉइंट इज, इसको हम काउंटर मेथड कहते हैं, आई थिंक वही इसका नाम होता है, कि आप पहले इसका जो काउंटर पार्ट है वो निकाल लो और उसको टोटल से माइनस कर लो, क्योंकि एक सिनेरियो क्रिएट करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि जहाँ पे वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे। वैसे उस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में नहीं, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है, आगे जाके, जहाँ पे चीज़ें एक साथ नहीं रख सकते, वो भी डायरेक्ट मेथड से हो सकता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होंगे? तो ऐसे करो, कॉम्बिनेशन के भी ऐसे कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद टू मच इन्फॉर्मेशन, बट ये वाला समझ आया कि नहीं कैसे करते, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखें। इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो if the disc of the same color are indistinguishable?
सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑफ सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। मान लो कि कितने की बात कर रही है, 4 रेड, तो ये मेरे पास 4 रेड डिस्क है, दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। मतलब तुम पहले इसको पिक करो या पहले इसको पिक करो, डजेंट मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर है, बिकॉज दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम इसको पिक, तुमने मान लो डिस्क को एक बैग में डाल दिया और बैग से निकाला, तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा ये कौन सा वाला डिस्क है, क्योंकि सब एक ही जैसे। ठीक है, तो ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टर्म की वजह से ना इसको मैं एक ही ग्रुप में डाल सकता हूँ। आई कैन क्रिएट अ ब्लॉक आउट ऑफ इट, बिकॉज वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो दे बिहेव लाइक सिमिलर लेटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वेज, 4 रेड, 4 रेड है मेरे पास, 3 येलो है और 2 ग्रीन डिस्क है, और कितने इसका अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, 4 रेड 3 येलो 3 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज, द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जी है लास्ट पे जो ऐसे अजीब सा दिख रहा है वो। ठीक है, टोटल कितने डिस्क हो गए, 9। ठीक है, हमें इसको रीअरेंज करना है। डू यू थिंक इट्स लाइक रीअरेंजिंग द लेटर्स ओनली? अगर आपने इस वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज कर दिया, आपके नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स आ जाएंगे। इजंट इट लाइक दैट? कि मान लो मुझे इन्होंने एक वर्ड दिया है, उसमें ये सब लेटर्स है और कहा कि इसको रीअरेंज करो। ठीक है, और इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब सब लेटर सेम है। तो अगर 9 मेरे पास लेटर्स है, उसका रीअरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, 9 फैक्टोरियल। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि एक ही लेटर बार बार रिपीट भी हो रहा है। जब भी सेम लेटर का रिपीटेशन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ठीक है, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, R 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल, Y 3 बार आया है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, G 2 बार आया है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। अगर ये डिस्टिंग्विशेबल होता, यानी अलग अलग डिस्क अलग अलग तरीके से दिखता, तो ये सबको मैं R लिखता ही नहीं, एक को मैं R1 लिखता, एक को R2 लिखता, एक को R3 लिखता, एक को R4 लिखता, अलग अलग डिस्क के, चारों रेड कलर के, दैट्स फाइन, लेकिन मैं उसको डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा। तो फिर ये वाला नहीं आता नीचे, क्योंकि सब अलग अलग दिखते हैं, तो वो नए नए रो बनते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्योंकि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, इट्स लाइक बिहेविंग लाइक अ सेम लेटर, और इससे मैंने डिवाइड किया। ठीक है, कैलकुलेशन में कर नहीं रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग वो आप कर लोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यप, दैट्स ऑल, 4 3 2। ओके, अगला क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल में बहुत आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। Find the number of arrangements of the letter independence. In how many of these arrangements do the words? ठीक है, इस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे बताइए इंडिपेंडेंस वर्ड का अरेंजमेंट? जितने लेटर्स है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड लेटर्स है उनका फैक्टोरियल। राइट, तो कितने लेटर्स हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 12, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन लिखते हैं। आई तो एक ही बार आया है, एन 1 2 3 बार आया है, एन डी 2 बार आ गया, ई 4 बार आया, पी रिपीट नहीं हो रहा, बस बाकी सब रिपीट है। तो ये आंसर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। इनका ऐसे अरेंजमेंट करो कि पी से ही स्टार्ट होगा वर्ड। यस, तो मेरे पास 12 अरेंजमेंट्स, 12 पोजीशंस हैं। फर्स्ट पोजीशन में मैं पी फिक्स कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें कितने बार पी आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बचे कितने पोजीशंस, 11, यानी 11 फैक्टोरियल। अभी भी रिपीटेड वाले टर्म्स डिवाइड होंगे, यानी अभी भी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड। समझ आया सबको, पक्का? ओके, अगला क्या है, डू द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वॉवल्स हमेशा एक साथ आते हैं।
ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वॉवल्स एक साथ ले लेंगे। हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है ऑलरेडी। अभी आपको पूरा रीअरेंज करके दिखाओ कैसे दिखेगा वो, चलो कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो वॉवल्स की जगह मैं कॉन्सोनेंट्स को पहले लिख लेता हूँ, P N B N C। अब वॉवल्स क्या क्या बचे, I E E E E, बस इतना ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18, इसका एक ब्लॉक बना गया, वॉवल्स का ब्लॉक बना गया, एक साथ ट्रीट करेंगे। अब नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, यानी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन 8 फैक्टोरियल को पहले रिपीटेशन से डिवाइड करना, उसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे। पहले ये जो हमने अरेंज किया ना, इसमें रिपीटेशन भी है, उससे डिवाइड करेंगे। कितने रिपीटेशन है, n 3 बार है, d 2 बार है। ठीक है, अभी हम e कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि e हमारा अभी तक ब्लॉक है। ठीक है, तो ये वाले जो लेटर्स है इंक्लूडिंग द ब्लॉक, इसका रीअरेंजमेंट समझ आया, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट सब जॉब खत्म हुआ, जॉब अभी भी खत्म नहीं हुआ, सब जॉब खत्म हुआ है, एंड अभी मुझे वॉवल्स को भी रीअरेंज करना। राइट, वॉवल्स को इंटरनली मूव कर सकते हैं ना, कि ई को पहले लिख दिया, आई बाद में लिखा, फिर ई ऐसे लिख दिया, तो ये नया लेटर बन जाएगा पूरा, सॉरी नया वर्ड बन जाएगा पूरा। ठीक है, इसको रीअरेंजमेंट करने का कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लेटर्स है, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 4 बार आया, 4 फैक्टोरियल। ऊपर से क्या, ये घुसा दिमाग में, घुसा पक्का, ओके। तो देखो ये तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, आई कैन ओनली सी, हाँ ये देखो, सॉल्व वगैरह आप कर लेना, बिकॉज आई एम वीक इन दैट, उसमें मेरे से होता नहीं, मेरा कैलकुलेशन देख के मेरा दिमाग बंद हो जाता है, उसके पहले तक मेरा दिमाग चलता है कि क्या समझाना है। ठीक है, डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, टोटल माइनस दिस, टोटल कितना था, टोटल आप ऑल नहीं, टोटल में ये भी डिवाइड होगा, टोटल आपने फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट नहीं, यहाँ पे निकाल लिया था, फर्स्ट पार्ट के पहले, ये टोटल है आपका इसमें डिवाइड होने के बाद। ठीक है, उससे हमने क्या माइनस कर दिया, जहाँ पे वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा जिसमें वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे, इसमें देखो फर्स्ट वाला ये है, ठीक है, और जिसमें वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं वो ये है, तो ये आंसर है। ठीक है, देखो वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे का एक और मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, सो दैट बाद में कंफ्यूजन ना हो। डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर मतलब कि सारे वॉवल्स एक साथ आए, हो सकता है 2 वॉवल्स एक साथ आ जाए, दैट इज फाइन, सारे एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा निकालते हैं जिसमें सारे एक साथ आते हैं, और इसमें हम कौन सा निकालते हैं जिसमें सारे एक साथ नहीं आते। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें सारे एक साथ नहीं आने चाहिए, 2-3 एक साथ आ सकते, दैट इज फाइन। वो आगे करेंगे, वो कॉम्बिनेशन के थ्रू होगा, कॉम्यूटेशन के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब ये सेम हो जाते हैं तो हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, वो आसान हो जाता है एक्चुअली, और वो मुश्किल नहीं होगा, वो आगे करेंगे क्वेश्चन। दो सब एक साथ नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले हम परम्यूटेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर हम कॉम्बिनेशन यूज करें। ठीक है, सो ऑल द वॉवल्स, देखो डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइड माइनस जिसमें वॉवल्स एक साथ आए। ये आगे भी ध्यान रखना है, काउंटर अप्रोच हमेशा, कोई भी क्वेश्चन में आप फंसे रहो ना अगर कैलकुलेशन करते हुए, तो हमेशा एक ध्यान रखना कि क्या ये काउंटर से कर सकते हैं, टोटल से माइनस करके क्या आंसर आ सकता है, कोई भी नया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। कितने पोजीशन है, 12 पोजीशन है, ये लास्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में आई है, आई कितनी बार आ रहा है, आई भी एक ही बार आ रहा है, नो रिपीटेशन। लास्ट पोजीशन पी है, पी भी एक बार आ रहा है, बीच में कितने पोजीशंस बचे, 10 फैक्टोरियल, रिपीटेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि आई एंड पी एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा, सिंगल है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, समझ आ गया सबको कम्यूटेशन। ठीक है,
थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं परम्यूटेशन के। देखिए इतना ही मैं जूम आउट कर पा रहा हूँ, जूम इन कर पा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। मैं मुझे पेरेंट्स का अटेंडेंस का मैसेज भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, अपने हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या परम्यूटेशन जो सूट करे। देखता हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, 11th क्वेश्चन, उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लीजिए।
सेकंड वाले में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है। देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास मैच में, अभी तक हमने जो मैच पढ़ा है डिजिट्स कितने, डिजिट्स हमारे पास 10 ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी जो नंबर्स बनते हैं इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 10 डिजिट है, उसमें से हमें कितने फॉर्म करने हैं, 4 डिजिट नंबर्स। कब हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमें 5 डिजिट्स गिवन हुए थे, उसमें 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने थे। उसमें हमने ध्यान दिया कि फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर 2 डिजिट बन जाएगा। वैसे ही इसको अप्रोच करना है, ठीक है। अप्रोच करके देखो, नहीं होता तो मैं करके ही दूंगा।
सेकेंड क्वेश्चन हुआ सबका? If R, find R if first part 5PR is equal to 2 times 6PR minus 1. वो गलती की होगी, देखो क्या गलती।
क्वेश्चन 2 हुआ, हो गया? क्या किसमें, कौन सा 2 में देखो? हाँ, ये तो तुमने 4 डिजिट नंबर्स निकाले। जब तुम 0 से 9 डिजिट यूज़ करोगे तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, उसमें एक डिजिट 0 भी है। तो इसमें एक ऐसा नंबर फॉर्म होगा जिसका फर्स्ट डिजिट 0 होगा। जब 0 फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा ना, तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा? पेन दो। ऐसा एक नंबर फॉर्म होगा जिसका फर्स्ट डिजिट 0 होगा। उसके बाद जो बाकी 9 नंबर्स होंगे वो यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं 9 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। लेकिन अगर फर्स्ट डिजिट 0 हो गया तो ये ना 2 डिजिट नंबर बन जाता है। तो ये जो 2 डिजिट नंबर बन रहे हैं ना, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 डिजिट ही चाहिए। और ये तुमने 2p4 क्यों दिया? ओह अच्छा, 4 डिजिट, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे 4 पोजीशन में फिर 3 डिजिट नंबर बन गए। 3 डिजिट्स हमें नहीं चाहिए, हमें 4 डिजिट ही चाहिए। तो ये जो 3 डिजिट नंबर्स बने ना, इनको इनसे माइनस करना पड़ेगा। और कैसे माइनस करेंगे? फर्स्ट पोजीशन में हमें 0 फिक्स करना ही पड़ेगा। तो रिमेनिंग 9 डिजिट्स जो है उसमें से 9p3 फॉर्म होंगे। ऐसे ये वो नंबर्स है जो 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म होंगे। इन 3 डिजिट नंबर को हम टोटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ से अगर तुम 9p3 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए सबके, पहला दूसरा तीसरा, या चल रहे हैं? चलो ठीक। डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। अभी तक जो मैच कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? इज इट टू टफ? बहुत ज़्यादा मुश्किल है? यस, लेकिन वो मेंस होगा, हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे, तो मेंस में करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल होगा। वो समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ये हमने पढ़ा ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए दिस इज फाउंडेशन कि हम ABCD सीख रहे हैं। जब हम एक्चुअल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने जाएंगे ना मेंस का, तब बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए ये अच्छी तरह प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा मेंस में। कौन सा क्वेश्चन? हाउ मेनी think combination 4 eyes not come together? टोटल में से माइनस। लॉक वाला वो निकाल के कैसे नंबर ऑफ देखो इसमें कितने आईज हैं और कितने बचेंगे लेटर्स आई हटा के? सो ब्लॉक जो आपने बनाया ना, दैट इज इटसेल्फ अ वन लेटर, वी कंसीडर दैट वन लेटर, ठीक है। और बाकी कॉन्सोनेंट्स या बाकी जो भी बचे लेटर्स, दैट इज 8। तो 8 + 1 9 हो जाएंगे, तो 9 कॉम्बिनेशन हो गए। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो बाकी में अगर कुछ रिपीटेशन है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे S 5 बार 4 बार आया, जो भी है आप देख लेना वो, ठीक है। लेकिन
आई देखो आप मल्टीपल रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सब सेम आई है, तो उसका और आगे करके फ़ायदा नहीं है। वो इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, इंटू 1 ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जहाँ पे आई सब एक साथ है, उसको टोटल से माइनस करेगा। समझ आया क्या बोला मैंने? अदरवाइज मैं एक बार लिख के भी दिखा दूँगा अगर ज़्यादा confusion। दिख नहीं रहा, बता दो। n-1 p3 इंटू n p4 इज इक्वल टू 1/9। अच्छा, वो p के बीच में भी अपॉन ही है, दोनों रेशियो है, इंटू नहीं है। हाँ,
टफ है, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ठीक होगा। जब तक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। घर जाके पूरे एक्सरसाइज करो, सारे आंसर्स मैच करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, और खुद से पूरा कोशिश करने की ट्राई करो, नहीं तो हमेशा टफ ही लगेगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस घर जाके करो कंसिस्टेंटली, जितना एक्सरसाइज किया ना इसमें 6.1 6.2 सब रिपीट करो, एग्जाम्पल्स करो बिना देखे। ठीक है, तो धीरे धीरे आसान होगा। तो प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसी से आसान होगा। एवरी डे 1.5 hours देना, इंक्लूडिंग वीकेंड्स। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आसान होने लगेगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा।
Second, 5PR is equal to 6PR minus 1. इनमें से आंसर मैच नहीं कर रहा है, हुई है आसपास भी नहीं आ रहा. इसमें ना मल्टीपल सिनेरियोज होंगे. थर्ड पार्ट, एक सिनेरियो में तुम P को फर्स्ट पोजीशन में रखो और S को फिफ्थ में रखो, बीच में 4 आ जाएंगे. सेकंड सिनेरियो में P को सेकंड पोजीशन में रखो, S को सिक्स्थ में रखो, बीच में 4 आ जाएंगे. ऐसे करते करते शायद 4 सिनेरियोज होंगे. मुझे देखना पड़ेगा कि S शायद 12th के बाद नहीं आ सकता, तो अलग अलग सिनेरियोज के आंसर्स आएंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा. बट एनीवेज मैं समझा दूंगा अगर नहीं हुआ. अभी तक 7th 8th तक हो गया क्या सबका? 8 चालू है, कोई दिक्कत है? 7th 8th तक हो गए? 7th 8th तक, राइट? फाइन. सिक्स में हूँ, ठीक है. तो सेवन 10 factorial impact 7 तो 7 कौन है? पता नहीं 7 7 भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली. आंसर 7 आंसर 10 factorial into 7 है.
7 मतलब 3 to 7 पूरे तुम कह रहे हो ये जो है ये 10 इंटू 7 फैक्टोरियल है, हाँ 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तुम्हारा क्या आ रहा है? और ये 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल तुम्हें कैसे पता? मतलब उल्ट नहीं, वैसे मत करो। आंसर मिलाने के लिए मत अप्रोच रखो, अप्रोच रखो सही तो आंसर अपने आप मैच करेगा। हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। कितने लेटर्स है टोटल? 12 है ना। फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट होगा क्योंकि एस का मिनिमम फिफ्थ रहेगा। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, फिफ्थ रहेगा क्या? नहीं, फिफ्थ नहीं रहेगा, सिक्स्थ रहेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पी ले रहा है, फिर फोर खाली छोड़ना है, तो सिक्स पोजीशन से हाँ 7 सिनेरियोज बनेंगे, 7 सिनेरियोज बनेंगे। वर्ड्स बनाने हैं रीअरेंज करके, मीनिंग हो ना हो डजेंट मैटर। वर्ड हमें गिवन है इक्वेशन, कितने लेटर्स है उसमें? 8 लेटर्स है, ठीक है, और उनको रीअरेंज करना है और कोई भी लेटर हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, बस। 8 लेटर्स है, 8 पोजीशन फिल करनी, यानी ये नहीं आंसर, क्या बात कर रहे हो? यही है फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इतना ही है, 40320। हाँ बोलो। 6 क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये जो तुमने किया है बीच में इस टू इक्वल टू 1/9 भी तो करो ना। 1/9 कहाँ चला गया? आर एच एस कहाँ गया इसका? आर एच एस तो तुम भूल ही गए स्टेप के बाद, आर एच एस भी लिखो। और ये तुमने करेक्ट किया कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। इतना जो लिखा है ठीक लिखो। इस टू मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो इसको डिवीजन भी करो ना इस वाले टर्म के साथ। ये वाला टर्म तो तुमने गायब ही कर दिया। पहले उसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाओ। सीधा इन दोनों का क्वाड्रेटिक मत बनाओ, इसको भी साथ में सॉल्व करो ना, उसके बाद जो बचेगा उसका इक्वेशन बनेगा। और इक्वल टू आर एच एस भी लिखो 1/9, वो भी करो, ठीक है। अप्रोच ठीक है लेकिन सारे टर्म्स यूज करो। हुआ क्वेश्चन 11 थर्ड पार्ट, समझ आया कैसे करना है?
11th क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का, हो गया 11th? लास्ट वाला नहीं, आर यू स्टिल ट्राइंग लास्ट वाला या बताऊंगा? गिव अप? एक काम करें, जितना हो गया है होमवर्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन 11th है वो मैं समझा देता हूँ, उसके पहले के जो क्वेश्चन पेंडिंग है होमवर्क में कर लीजिए, लेकिन डेफिनेटली कीजिएगा, डोंट स्किप इट। कोई डाउट है तो पूछिएगा मुझसे, ठीक है एवरीवन? क्वेश्चन 11th के बाद थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे। कॉम्बिनेशन भी आसान है, जस्ट लाइक परम्यूटेशन। परम्यूटेशन वही यूज करो और कुछ नहीं यूज करो। करो, ध्यान से करो और फोकस करके करो। डिफिकल्ट है तो एग्जांपल्स देखो, उनको प्रैक्टिस करो, फिर उसके हिसाब से ये करो, ठीक है? बट करना खुद पड़ेगा, तभी सीखोगे, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, चलो क्वेश्चन 11 देख लो सब। हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड? नहीं, कर लो कर लो। कौन सा क्वेश्चन 11th कर रहे हो? 10th देखो, आपको समझना है तो समझ लो, उसके बाद आई स्टार्ट, नो इश्यूज। आप समझना दीजिए, इट्स ओके। पक्का हुआ है? नहीं तो डाउट रह जाएगा। पक्का? ओके, नहीं तो मैं समझा दूँ? ओके, 11th कर लो। 11th वाला क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ? अच्छा, परम्यूटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लेटर्स हैं? 12। ओके, रिपीटेशन भी पता है आपको, टी 2 बार आ रहा है, बस टी है रिपीटेशन, और कुछ नहीं है। ओके, वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस, मतलब फर्स्ट पोजीशन फिक्स है और लास्ट पोजीशन फिक्स है। बीच में कितने होंगे? 10। 10 में हमें कितने लेटर्स अरेंज करने हैं? 10।
बट उसमें कौन सा रिपीट होगा, टी 2 बार आएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवल्स कौन कौन से हैं, ई यू ए आई ओ, ई यू ए आई ओ, और सारे अलग हैं, 5 आ गए, राइट। 5 को अगर मैंने एक ब्लॉक बना दिया तो अब टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे, 12 में से 5 माइनस किया 7, और ये 8 हो, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कौन सा रिपीटेशन था, टी, 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो सिर्फ लेटर्स का अरेंजमेंट हुआ, अभी मुझे वॉवल्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी देखना है। पाँचों के पाँचों अलग है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पाँचों के पाँचों अलग है, ठीक है। सेकेंड पार्ट समझ आया सबको, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो, डिफिकल्ट है नहीं कहूँगा मैं, बट डिफरेंट है। अच्छा मान लो ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पोजिशंस फॉर 12 लेटर्स, ठीक है। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अगर मैं पी को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स करता हूँ, अगर 1 2 3 4 का गैप देता हूँ और यहाँ पे एस को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने पोजीशंस बचे, 1 2 3 4, और इसमें कोई भी लेटर्स आ सकता है माइंड यू, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लेटर ही पिक करने हैं। इसके बीच में कोई भी लेटर आ जाए तो मेरा क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ठीक है। तो ये 4 पोजीशन फिल करने हैं, और ये जो बचे हुए हैं ये भी फिल करने हैं। ये कितने बचे हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितने पोजीशंस फिल करने हैं, 6 और 4 10, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का रिपीटेशन होगा, वो क्या है, टी, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने पी और एस को यहाँ पे फिक्स किया, क्या मैं यहाँ पे एस और यहाँ पे पी फिक्स कर सकता हूँ, क्यों, तो बिटवीन पी एंड एस, पी एन एस में पी आगे होना चाहिए, एस बाद में होना चाहिए, ऐसे कुछ लिखा, ऐसे नहीं लिखा ना। तो क्या हम एस पहले ले सकते हैं, पी बाद में ले सकते हैं, तो मेरे पास ऐसे दो, जो आंसर आएगा पी और एस के लिए एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा एस एंड पी के लिए। जो पी एन एस के मेरे अरेंजमेंट्स के आंसर आ रहे हैं, अगर एस एंड पी को स्वाइप करूँ और फिर से वही अरेंजमेंट्स करूँ, यहाँ पे 4 पोजीशन, यहाँ पे सेम, तो सेम आंसर आएगा, राइट। यानी इसको ट्वाइस कर सकता हूँ, जो भी आंसर आएगा एस एंड पी को पोजीशन स्वाइप करके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, हाँ दैट्स राइट, पी और एस के बीच में भी 4 लेटर, हाँ कट हो जाएगी, ठीक है। सो पी एन एस का ये पोजीशन आ गया। अभी ये मेरा एक सिनेरियो है, एक और सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मैं पी को फर्स्ट पोजीशन में ना रख के सेकेंड पोजीशन में रखूँ और इसको यहाँ पे रखूँ, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस कितने होंगे, बीच में 4 है, 1 2 3 4, पहले 1 है और बाद में 5 है, अभी भी सेम 10 पोजीशंस ओपन है। 10 पोजीशंस में मुझे कितनी जगह कितने मल्टीप्लाई करने होंगे, 10 फैक्टोरियल्स को मैं डिवाइड करूंगा 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि टी 2 बार आ रहा है, और फिर से पी एन एस को स्वैप कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर भी 10 फैक्टोरियल आ रहा है, इसका आंसर भी 10 फैक्टोरियल आ रहा है, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ तक डाउट है किसी को, समझ आ रहा है पक्का। तो फर्स्ट सिनेरियो से मुझे 10 फैक्टोरियल आंसर आया। सेकंड सिनेरियो मैंने कैसे क्रिएट किया, पी को एक शिफ्ट करके, और फिर 10 फैक्टोरियल आंसर आया, पी को शिफ्ट करके पी और एस एक एक शिफ्ट हो गए, फिर इसको स्वैप किया तो इंटू 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं जितनी बार शिफ्ट करता जाऊंगा उतनी बार मेरा 10 फैक्टोरियल आंसर आता रहेगा, पक्का, ये समझ आ रहा है। तो ये ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो था जहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, सेकेंड सिनेरियो था जहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है, ऐसे फिर मेरा थर्ड सिनेरियो आएगा, ये वाला, जहाँ पे ये एक शिफ्ट हो रहा है और ये एक और शिफ्ट हो गया, समझ आ रहा है। फिर एक और शिफ्ट होगा, फोर्थ सिनेरियो, फिफ्थ सिनेरियो, सिक्स्थ सिनेरियो, सेवन्थ सिनेरियो। फिर से रिपीट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोजीशन फिल करने। फर्स्ट सिनेरियो मैंने क्या क्रिएट किया था, पी को इधर रखा था, एस को इधर रखा था, ठीक है।
बीच के 4 और आखिरी के 6, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टी का 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। फिर मैंने पी एन एस को स्वैप कर दिया, यहाँ पी लेके गया, यहाँ एस लेके आ गया, सेम सिनेरियोस फिर से रिपीट हो गए, यानी इंटू 2, तो टोटल इसका आंसर आया 10 फैक्टोरियल। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है ना। उसके बाद पी को मैं अगले पोजीशन में ले गया, एस को अगले पोजीशन, दोनों को एक साथ क्यों मूव करो, ताकि बीच में 4 का गैप कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा, ऐसे में कितनी बार शिफ्ट कर सकता हूँ? जब तक एस लास्ट में ना आ जाए। जैसे ही एस लास्ट में आ जाएगा मैं फर्दर शिफ्ट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैं मान लो पी को और शिफ्ट कर रहा हूँ तो गैप कम होकर 4 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि एस तो और आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो एस के जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं उतने ही मैं शिफ्ट कर पाऊंगा, उतने ही मेरे टोटल सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं। समझ आई मेरी बात? तो एस के कितने मूवमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 हैं। ओ अच्छा, ये तो 6 मूवमेंट हो गए, और इनिशियल सिनेरियो तो एक है ही, ये तो एक सिनेरियो है ही, इसके अलावा 6 सिनेरियोज और क्रिएट हो गए, तो टोटल 7 सिनेरियोज हो गए। 10 फैक्टोरियल इंटू 7, तो ये आंसर होगा। 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर से, वैसे स्कूल में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मेरा इंटेंट था कि आप लोग क्वेश्चन समझे रादर देन कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेटर यूज़ करो। 10 फैक्टोरियल इंटू 7 आंसर होगा। लॉजिकली समझ आया सबको? ये कोई डाउट है किसी को? पक्का? सारे क्वेश्चन जिनके अभी अभी बच गए, एक आध या 2-3 घर पे कीजिए। ठीक है, नहीं करेंगे, और हाँ जिनके कर लिया है वो भी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे ये सब। अभी आपको करते हुए सब मज़ा आ रहा है कि यार सब तो समझ आ रहा है, हो गया, बहुत आसान है। बिलीव मी, 1 महीने बाद मिलोगे ना, आप सब वाइट वॉश हो गया होगा, कुछ याद नहीं रहेगा क्या चल रहा है। फिर फॉर्मूला स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स होता ही ऐसा है, एकदम घटिया, सबसे ज़्यादा नंबर काटता है आपके। 11th-12th में बहुत परेशान करेगा मैथ्स आपको, क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है ना कंपेयर टू 10th में। अगर आपको कॉन्फिडेंस था ना तो मैथ्स में 11th में आके सब चकनाचूर। पहला जो आपका टर्मिनल होगा ना स्कूल में, वो सबसे बड़ा आई ओपनर होता है, क्योंकि उसमें बहुत फ्लंक करते हैं, बिकॉज वो 10th के प्रिपरेशन के हिसाब से करते हैं, 10th की जो आदत है, पर 11th में अलग लेवल चाहिए होता है मैथ्स के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री स्टिल यू कैन गो बाय, बट मैथ्स यू कांट। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद रखो, प्रोसेस याद रखो, टेक्निक्स याद रखो। ठीक है, तो वो चीज़ आपका है, वो उसको मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, अच्छे नंबर लाने का वो आपका हिस्सा है जो आपको घर पे करना है। मेरे से जितना होगा मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, आपको दोबारा डाउट है दोबारा पूछे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपस में भी डिस्कस कीजिए, कोई कई बार आपस में डिस्कस करने से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप खुद पेन से लिख लिख के वो स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तब तक वो दिमाग में बैठेगा ना। ठीक है, तो उसको स्किप मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं। एज यूजुअल हम पूरा थ्योरी स्किप करेंगे और सीधा क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि अपेरेंटली उसी से ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, स्पेशली ये वाला टॉपिक जिसमें हवाबाजी ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। NPR तो आपको याद ही होगा। ठीक है, NCR यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एग्जैक्टली ये तो रहेगा ही, साथ में एक एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये NCR का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये तो सेम है ही, उसके बाद अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड कर दिया। जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से तो नंबर छोटा हो जाता है, राइट? तो NCR हमेशा NPR से छोटा होगा, इसलिए क्योंकि मैंने NPR को ही R फैक्टोरियल से डिवाइड किया ना, तो कॉम्बिनेशन का आंसर हमेशा छोटा होता है परम्यूटेशन से। एज ए इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, कहीं भी पूछते नहीं होंगे। कई बार क्या होता है ना कि आपका आंसर मिसमैच हो रहा है, या फिर आपको सिनेरियो समझ नहीं आ रहा है, कॉम्बिनेशन लो या परम्यूटेशन लो, तब ये इन्फॉर्मेशन आपको इनफॉर्मली हेल्प कर सकता है कि छोटा आंसर मिल रहा है मतलब कॉम्बिनेशन ही यूज़ हो, अगर आपका परम्यूटेशन यूज़ करके बड़ा आंसर आ गया। ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ अ ट्रिक यू कैन यूज़। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, कि मान लीजिए
एन सी ए, आर की जगह मैं ए यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू अनदर कॉम्बिनेशन वैल्यू एन सी बी। दोनों के टोटल ऑब्जेक्ट सेम, एन इक्वल हो दोनों, ठीक है। और एक मैंने नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एक का ए यूज किया, दूसरे का बी यूज किया, इससे क्या इंप्लाई होता है कि ए और बी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी दोनों के कॉम्बिनेशन वैल्यूज इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट एनफ, इससे एक और चीज इंप्लाई होता है, ये मत पूछना क्यों, अभी के लिए रट लो, क्यों समझ आ जाएगा धीरे धीरे जैसे हम करेंगे। इट कैन ऑल्सो मीन दैट ए इज इक्वल टू बी, तो है ही, इट कैन ऑल्सो मीन्स ए इज इक्वल टू एन माइनस बी, ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है अभी नहीं पूछना, बाद में देखेंगे, पहले बस समझ लो, ठीक है। अगर दो कॉम्बिनेशन वैल्यूज इक्वल है और दोनों के टॉप इक्वल है, दोनों में टॉप टोटल ऑब्जेक्ट्स एन है, तो ही ये एप्लीकेबल है। अगर एन अलग अलग हो जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ए इक्वल टू बी होगा या फिर ए इक्वल टू एन माइनस बी होगा। याद रहेगा ये चीज़, एक ही फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा याद रखना। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूँ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये भी एक और फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला, ये भी काम आता है। एन सी आर तो जो हमारा नॉर्मल है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एन सी आर माइनस वन, इससे एक वैल्यू छोटा, ठीक है। आर और आर माइनस वन ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जब सम होगा तो जो आंसर आएगा उसमें एन पे एक ऐड हो जाएगा, देखो इसमें एन एक बढ़ जा रहा है आगे, सी और आर हो जा रहा है, आर जो ओरिजिनल था वही परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 10C2 प्लस 10C3, आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके आंसर मत निकालिए, आप इसको 10 को एक बढ़ा दीजिए 11 सी, और इसका छोटा वाला पिक कीजिए, ये आपका आंसर होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए बस, ठीक है। इस फॉर्मूला का ये मतलब होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस हमने पढ़ ली, याद रहेंगे। एक तो अगर दोनों इक्वल हो तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये दो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, और एक फॉर्मूला याद है करना है, इन दोनों का समेशन इसके बराबर है, ठीक है। दीज आर द टू एक्स्ट्रा थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन गिवन है NC9 इज इक्वल टू NC8, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है, NC17। NC17 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मुझे n की वैल्यू पता चल जाए तो NC17 कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करके क्या मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो दोनों के टॉप इक्वल है, दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, तो हमने अभी एक कंपैरिजन सीखा था, इसका मतलब या तो a इक्वल टू बी होना चाहिए, क्या a और b बराबर है, नहीं, एक 9 है एक 8 ऑब्वियसली बराबर नहीं है, तो दूसरा सिनेरियो जो था दैट a वुड बी इक्वल टू n माइनस बी, याद है दूसरा सिनेरियो, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 8, ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली a और b तो आपस में इक्वल है ही नहीं, 8 और 9 तो बराबर नहीं है, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 8, इससे n की वैल्यू क्या आ गई 17। क्या अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 17C17 कितना होगा, कैलकुलेट नहीं करना है, 17C17 हो NCN हो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, 20C20 हो NCN हो, बेसिकली आंसर हमेशा 1 आएगा, इसको याद रख लीजिए। बोलो क्या कंफ्यूजन, नॉट गिवन अस, वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम देयर, क्योंकि इन दोनों का टॉप बराबर है, तो अभी हमने पढ़ा अगर दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में इक्वल गिवन है और दोनों का टोटल वैल्यू इक्वल है, तो या तो ये दोनों बराबर होंगे, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू, क्योंकि 9 और 8 आपस में बराबर नहीं है, या फिर 9 वुड बी इक्वल टू n माइनस 8, दैट वाज द सेकंड सिनेरियो, तो इससे n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लेके आया 17, ठीक है, याद रहेगा ये सबको। और 17C17 इज 1, NCN इज इक्वल टू 1 बेसिकली, NPN भी 1 है, नहीं NPN होगा n, 1 नहीं होगा। और कोई भी आपको ऐसे मिले ना 17C1,
70 सी 1 मिले तो इसका आंसर हमेशा 17 होगा, तो एन ही इसका आंसर होगा। ये दोनों रख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, रहने दो, अगला क्वेश्चन नहीं देखते। अगला अगला दो क्वेश्चन थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चंस। अभी क्या कर देंगे, आपने जो अभी एक एग्जांपल सीखा ना, इसके हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 के दो पार्ट्स के बस, ये दोनों कर लीजिए, देन वी आर डन।
हाँ आगे सॉल्व करो इसको। ठीक है, तुम्हारा आर एच एस गायब क्यों हो जाता है? आर एच एस भी तो लिखो साथ में, 12:1 भी तो लिखो। हाँ आर एच एस लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन 1 हो गया सबका? क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में अटके हो या हो रहा है? ये चल रहा है। 2n को कैसे डील करना है ये सोच रहे हो क्या? ठीक। ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ तक हो गया भाई। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये स्टेप समझ आया? इसको मैंने एक्सपैंड किया, इक्वल टू किसको एक्सपैंड करना चाहिए? इसको ही करना पड़ेगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके पहले 12 था, उसको मत भूल जाइए, 12 मल्टीप्लाई का। ये स्टेप समझ आया सबको? इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे LHS में 2n माइनस 3 को कैंसिल कर रहा हूँ। आगे और देख लीजिए, LHS में एक 2n बैठा है, RHS में एक n बैठा है, इनको कैंसिल कर सकता हूँ, n और n को, और इसका जो 2 है इससे मैं इस 12 को 6 कर सकता हूँ। सब अपने में लगे हुए, ठीक है, करो करो। ये वाला 2n का जो 2 था उससे मैंने 12 को 6 किया और ये n हटा दिया। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे 2n माइनस 2 दिख रहा है LHS में, इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बाहर, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 1, इस n माइनस 1 को उससे कैंसिल कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो बाहर 2 निकाला था इस 2 को कैंसिल करके इसको 3 कर सकता हूँ। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग एज मच एज पॉसिबल। अब देखो LHS में क्या क्या रह गया। अब LHS में सिर्फ 2n माइनस 1 रह गया ऊपर, बाकी सब कट गए। और RHS में क्या रह गया? एक तो ये 3 बच गया कांस्टेंट, और एक n माइनस 2 बच गया, बाकी सब कट गया। ठीक है, सो ये होगा 2n माइनस 1, 3n माइनस 6, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, n इक्वल टू 5। टू एन माइनस 2 से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? n माइनस 1 अंदर बचेगा, n माइनस 1, और n माइनस 1 को मैंने इस n माइनस 1 से कैंसिल कर दिया RHS में, और इस 2 को मैंने से इस 6 को कैंसिल करके 3 कर दिया। ठीक है, very similar lines, second part of the question है।
Question, sorry. 2nC3 is to nC3 is equal to 11:1.